वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ रिव्यू के इस खास एपिसोड में स्टार हेल्थ आईपीओ के बारे में, जिसमें इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला का काफ़ी बड़ा स्टेक है। और साथ ही साथ कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि इंडिया की एक लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है और साथ ही साथ फर्स्ट स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जिसका प्रमुख काम ही हेल्थ इंश्योरेंस ही है। तो ये आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री वर्क करती है, साथ ही साथ इंडस्ट्री वाइड एक्सप्लेनेशन भी देंगे और साथ ही साथ कंपनी का पूरा क्या ब्यौरा है वो भी आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल से। प्राइस बैंड है 870 to 900, 16 शेयर का लोट रहेगा, एम्प्लॉय का 80 रुपये का डिस्काउंट है, 5.83 करोड़ का यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, 2000 करोड़ का फ्रेश इशू किया जा रहा है, 5000 करोड़ का लमसम है जो कंपनी ने 5 या 6000 करोड़ के लमसम का है जो कंपनी ने यहाँ पर टोटल आप कह सकते हैं ऑफर फॉर सेल दिया है, जिसमें से राकेश झुंझुनवाला जी नहीं निकल रहे हैं। कुछ दो और इन्वेस्टर हैं जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो के बीच में। तो आज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की और डिटेल वीडियो मिल सके। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको और कुछ इंडस्ट्री एनालिसिस भी चाहिए तो हमारे आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में और कई दूसरी इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वीडियोस चेकआउट करना ना भूलें। काफ़ी डिटेल वीडियो है, 30 मिनट्स की वीडियो होते हैं, बट दे विल रियली पेड ऑफ। उसमें काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है, तो आपको ज़रूर से वो चेक करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि कंपनी इंडिया की, मैंने जैसे बताया भी था कि लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें, मतलब कितना प्रीमियम मिला है, तो फिजिकल 2021 की बात करें तो 9348.95 करोड़ का प्रीमियम मिला, और 30 सितंबर की बात करें तो 5069.78 करोड़ का एक काफ़ी बड़ा ह्यूज प्रीमियम है। और इंडिया की नंबर 1 प्रीमियम है, 15% के लमसम इनका मार्केट शेयर है इंडिया में। और स्ट्रेटेजिकली बात की जाए तो रिटेल हेल्थ मार्केट सेगमेंट में अगर बात करें तो कंपनी का काफ़ी बड़ा नाम है, सबसे बड़ी कंपनी है। 8215 करोड़ का जीडब्ल्यूपी कंपनी का केवल आता है रिटेल हेल्थ मार्केट से। तो दो तरीके के मार्केट हो गए कंपनी का पूरा हेल्थ इंश्योरेंस में, एक रिटेल हेल्थ मार्केट होता है और एक ग्रुप हेल्थ मार्केट। तो 8215 करोड़ आते हैं कंपनी के रिटेल हेल्थ मार्केट से, जो कि करीबन 89% या 90% कवर करता है कंपनी के टोटल बिजनेस का। तो ये सबसे कंपनी का अहम हिस्सा है। दूसरी बात है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में अगर आप कभी एनालिसिस करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या उसके कितने जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ टाई अप है। और इनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्क है इंडिया में, 11,778 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, और उसमें 7,741 हॉस्पिटल के साथ प्री एग्रीड अरेंजमेंट है, जो कि करीबन 65.7% होता है और काफ़ी बड़ा जो है ओवरऑल हॉस्पिटल का कंपनी के पास शेयर है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 779 हेल्थ इंश्योरेंस ब्रांचेज हैं, जो कि 25 स्टेट्स और 5 यूनियन टेरिटरीज में हैं। और साथ ही साथ कंपनी के जितने इंडिविजुअल सेगमेंट में इंडिविजुअल रिटेल यहाँ पर जो हैं एजेंट्स, उसमें अगर हम देखें तो कंपनी का जो दूसरा नंबर का प्लेयर है उसके उसके कंपेरिजन में 3 गुना से ज़्यादा यहाँ पर कंपनी के पास इंडिविजुअल एजेंट हैं। और हमेशा अगर आप देखेंगे इंडिया का माइंडसेट किस तरीके का रहा है कि हम इसको डिजिटली नहीं खरीदते हैं, जनरली हम हमेशा एजेंट पे विश्वास करते हैं और एजेंट के थ्रू खरीदते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की भी बात की जाए या फिर आप इस हेल्थ इंश्योरेंस की भी बात की जाए तो हमारा मेन फोकस होता है कि एक इंडिविजुअल आए और हमको समझाए, क्या एक्सप्लेन करे कि किस तरीके की यह पॉलिसी और किस तरीके की यहाँ पर चीज़ें होगी आने वाली इस पॉलिसी में। तो इसमें आते हैं टोटल अगर हम बात करें तो रिटेल हेल्थ, ग्रुप हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट और ओवरसीज ट्रैवल, जिसमें मेन कंपनी का जो क्षेत्र है वो रिटेल हेल्थ का है, जिसमें 90% रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है। कंपनी की डायरेक्टर्स और अगर हम देखें इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है काफ़ी अच्छी है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। अगर हम देखें राकेश झुंझुनवाला, सेफ कॉर्प इन्वेस्टमेंट इंडिया LLP और वेस्ट ब्रिज जैसे यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स रहे हैं, जिसका 59.32% प्री ऑफर इशूड यहाँ पर कंपनी के शेयर्स उनके पास थे। और राकेश झुंझुनवाला अभी नहीं निकल रहे हैं। सेफ कॉर्प और वेस्ट ब्रिज में यहाँ पर थोड़ा जो है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा निकाला है। इसके अलावा बायोग्राफीज की बात की जाए, जो डायरेक्टर्स हैं वेंकटा स्वामी जगन्नाथन, जो कि कंपनी के चेयरमैन और CEO हैं, वो यहाँ पर 47 ईयर्स का एक्सपीरियंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री का है, वो यहाँ पर कंपनी के चेयरमैन और CEO रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे हैं। सुब्र नारायण प्रकाश की बात करें तो जो MD हैं, उनका सर्जन का काम है, सऊदी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कंपनी लिमिटेड में एज ए स्पेशलिस्ट
जनरल सर्जरी और ट्रोमेटोलॉजी में वो काम भी करते हैं। आनंद शंकर रॉय भी यहाँ पर 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर आए हैं। तो आप देख सकते हैं केएमपी की बात की जाए तो नीलेश कांबली हैं जो भारतीय एक्सिस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के यहाँ पर हैं हमारे साथ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी के भी रहे हुए हैं वो, उन्होंने प्रीवियसली उनके साथ काम किया हो। तो केश सीएफओ जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करता है। इसके अलावा चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर जो है अनीश श्रीवास्तव, उनका 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बजाज एलियंस में और आईडीबीआई फोर्टिस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। तो कंपनी की टीम जो है पूरी एक्सपीरियंस्ड है और साथ ही साथ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री से निकल के आता है, जो काफ़ी हेल्पफुल है कंपनी की ग्रोथ में और इस पूरी इंडस्ट्री को समझने में। हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट की इंडिया में बात की जाए तो ओनली 10% ऑफ द पॉपुलेशन है जो पूरा इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता है या समझता है। इसके अलावा बात करें तो गवर्नमेंट के जो प्लान्स के अलावा अगर केवल मात्र 10% की जो पॉपुलेशन है इंडिया में, मान लीजिए कि 13 करोड़ के लमसम जो लोग हैं वो ही यहाँ पर हेल्थ केयर पॉलिसीज़ या आप कह सकते हैं किसी भी तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो बहुत ही बड़ा अंडर पेनिट्रेशन यहाँ पर पूरे मार्केट में है और इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट काफ़ी गुना ग्रो हो सकता है, क्योंकि जो अगर हम मेच्योर्ड कंट्रीज़ में देखते हैं तो ये जो परसेंटेज है वो काफ़ी बड़ा होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि ये यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें तो 0.36% ऑफ जीडीपी ऑफ 2019 है और ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 2% होता है। तो करीबन करीबन अगर हम यहाँ से देखते हैं कि हम 1% पे भी जाना चाहते हैं तो भी 3 गुना हो जाती है, 0.36% से हम 3 गुना पहुँच जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट गैप है अगर हम ओवरऑल लेवल पर देखते हैं। तो इंडिया एक वन ऑफ द लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस डेस्टिनी है ग्लोबली, जिसमें क्योंकि यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी कम है और 2019 की बात की जाए तो $5 के लमसम यहाँ पर आती है। और अब जैसे जैसे इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और कंपनी साथ ही साथ कोविड-19 के बाद काफ़ी लोग सोचने भी लगे हैं अपने हेल्थ के बारे में, अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में, और लगातार यहाँ पर जो है जो पूरा इंश्योरेंस सेगमेंट है उसमें कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसका सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है इस तरीके की कंपनियां जो एक अपनी नीश लेके बैठी है और वो पूरे के पूरे सेगमेंट को यहाँ पर उन्होंने बांधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं स्टार हेल्थ इसमें काफ़ी आगे है रिटेल हेल्थ की अगर हम पूरे सेगमेंट की बात करें। और अगर आप भी अगर ऐसी ही कंपनी के साथ जाना चाहेंगे ना, अगर आप खुद भी हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो जिसके पास हॉस्पिटल ज़्यादा हो, जिसके जो क्लेम परसेंटेज है वो ज़्यादा हो, तो कहीं ना कहीं स्टार हेल्थ का अपने आप में पूरा उन्होंने अपना एक ब्रांड क्रिएट किया है और उसकी एक अलग ही वैल्यू है हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल एजेंट से 77% है जो यहाँ पर सेल्स होती है और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं 2020 में 78.3% हुआ करती थी। कॉर्पोरेट एजेंट्स बैंक्स के थ्रू जो करते हैं 2.8% निकल के आता है, कॉर्पोरेट एजेंट 0.6%। तो टोटल अगर एजेंसी के थ्रू अगर हम देखें तो 80% मार्केट अभी भी एजेंसी के थ्रू होता है। डायरेक्ट सेल्स केवल 9%, ब्रोकर्स के थ्रू 9% और अदर्स 1.4%। तो ओवरऑल 100% अगर हम देखते हैं तो करीबन 80% मार्केट है जो अभी भी एजेंसी के थ्रू रूट होता है। और इंडिया जिस तरीके का मार्केट है और जिस तरीके की इकोनॉमी है वहीं वहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरा जो सेगमेंट है वो एजेंसी के थ्रू होता है, क्योंकि लोगों को इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट द इंश्योरेंस और अबाउट द हेल्थ इंश्योरेंस, और एजेंसी और या एजेंट्स के थ्रू उनको काफ़ी चीज़ें है जो समझनी होती है और वही चीज़ें उनको पर्सनल टच देती है। तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये हमेशा रहेगा। इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो सकती है बट आई थिंक दिस विल सस्टेन। कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो GWP है वो है कि ग्रोस रिटर्न प्रीमियम इस साल का कितना है, उसमें कितनी ग्रोथ देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं 27.8% की ग्रोथ देखने को मिल जाती है 2021 के 6 मंथ अगर हम एंडेड देखते हैं तो। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं एनालिसिस तो 35.7% की ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी भी 30% 27.2% है जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस तरीके की इंडस्ट्री में, क्योंकि काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। बट आप देखिए कि अगर हम दूसरे सेक्टर्स की बात करते हैं तो काफ़ी कम ग्रोथ एज कम्पेयर टू दिस देखने को मिलती है। कहीं पे डबल डिजिट भी ग्रोथ नहीं होती है बट जिस तरीके का इंश्योरेंस मार्केट है ये ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं 30 सितंबर 2020 में जब कोविड स्टार्ट ही हुआ था तब 45% ग्रोथ देखने को मिली थी 6 मंथ एंडेड भी। नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की बात की जाए तो आप वहाँ देख सकते हैं कि 4.3 करोड़ से 7 करोड़ के लमसम की यहाँ पर पॉलिसीज हो चुकी है। एजेंट भी यहाँ पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, करीबन डबल हो चुके हैं 0.29 से 0.46। नंबर ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क की बात की जाए तो 9,295 से 10,871 और 30 सितंबर 2021 में 11,000 के लमसम 12,000 के लमसम यहाँ पर हॉस्पिटल यहाँ पर हो चुके हैं। इसके अलावा जो
क्लेम है, जो नेट इनकर्ड क्लेम है और नेट एक्सपेंस रेशो है, अगर हम वो देखें तो वो यहाँ पर नेट एक्सपेंस रेशो है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज 27 से 30% के लमसम आता है। वहीं नेट इनकर्ड क्लेम रेशो है वो यहाँ पर 2021 में यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आता है। तो कंबाइंड रेशो 114% के लमसम आता है 31 मार्च 2021 तक। और ओवरऑल अगर हम देखें तो पिछले साल में इसके कारण कई कहीं यहाँ पर पॉलिसीज आई और उसके चलते यहाँ पर जो है कंपनी को लॉस देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल नेटवर्थ की बात की जाए तो 3400 करोड़ का नेटवर्थ हो चुका है, जो 2019 में 1200 करोड़ के लमसम हुआ करता था। और वो अभी अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट 30 सितंबर 2021 की, तो यहाँ पर 3199 मतलब 3200 करोड़ के लमसम यहाँ पर निकल के आता है। वहीं सोल्वेंसी रेशो 1.52 है, जो कि IRDA के नॉर्म्स के हिसाब से 1.5 होना चाहिए। IRDA जो इनको रेगुलेट करती है इंश्योरेंस की सारी कंपनीज को, वहाँ पर 1.5 प्रिस्क्राइब किया गया है, जो यहाँ पर 1.52 है। तो आई थिंक इट्स नॉर्मल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछले साल को अगर हम छोड़ दें, पिछले साल में यहाँ पर जो कि एक एक्सेप्शनल ईयर एज ए कंसीडर किया जाए, तो आई थिंक कंपनी एक बहुत ही अच्छे पेस से ग्रो कर रही है। और जैसे जैसे कोविड अब धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर और ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है मार्केट में। कोविड-19 के अगर बिजनेस इम्पैक्ट की बात की जाए तो इंडिया का अगर हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट की ग्रोथ की बात की जाए, फिजिकल 2021 में 28% ग्रोथ देखने को मिली। बट अगर 2019 टू 2021 तक बात करें तो रिटेल हेल्थ अकेला ही 32.5% के केगर के साथ बढ़ रहा है। तो एक काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। और आई थिंक एक ना एक कंपनी में आपको, चाहे आप इसमें लगाएं नहीं लगाएं, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, बट आपको एक इंश्योरेंस कंपनी में ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि पूरा जो सेगमेंट है, इंश्योरेंस का सेगमेंट है, वो काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया में। जैसा मैंने बताया कि 0.36% ऑफ द GDP है, जो कि ऑन एन एवरेज ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से 2% ऑफ द GDP माना जाता है, एवरेज है जब 2% आता है, और हमारा मात्र 0.36% है। तो यहाँ से अगर हम ग्रोथ देखते तो मिनिमम 6 गुना तो है ही, अगर हम एवरेज ग्लोबल एवरेज को बीट करना चाहें। और इंडिया एज ए बिजनेस मैं मान के चलता हूँ कि अगर हम 1% तक भी पहुँचते हैं तो भी यहाँ पर 3x की ग्रोथ तो है ही। तो काफ़ी अंडर पेनिट्रेशन है और काफ़ी ग्रोथ पेंडिंग है। और जिस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, PLI स्कीम्स कंपनी इंडिया में इशू की जा रही है, कोविड-19 के बाद से जो चीज़ें चेंज हो रही है, आई थिंक वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए काफ़ी फेवरेबल है। ग्रोस पेड क्लेम्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2021 में 1528 करोड़ के क्लेम थे, जो अब बढ़कर 1786, केवल 6 महीने में ही यहाँ पर 1786 के करोड़ ग्रोसली पेड हो चुके हैं। इसमें अगर हम बात करते हैं नेट पेड क्लेम्स में 40.5% की ग्रोथ देखने को मिलती है, जो पिछले साल में 30% की ग्रोथ थी। तो कहीं ना कहीं ये साल भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कंपनी के फाइनेंशियली तो थोड़ा सा हावी पड़ेगा, बट आई थिंक ग्रोथ भी यही है। जब लोग धीरे धीरे समझेंगे कि किस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, और उससे कहीं ना कहीं बहुत हेल्प होगी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, और इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस का जो पूरा सेगमेंट है वो यहाँ पे पूरा ही तरीके से ग्रो होगा। तो अब आ जाते हैं कंपनी की कुछ कंपिटेटिव स्ट्रेंथ में, जिसमें एक लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, जिसका लीडरशिप काफ़ी अट्रैक्टिव है। इसके अलावा पेन इंडिया प्रेजेंस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। इनके अलावा कंपनी के पास ब्रोकर, इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म, वेब एग्रीगेटर भी हैं। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइन है। इसके अलावा इनोवेटिव एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है। स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट फोकस के साथ साथ इन हाउस क्लेम मैनेजमेंट सिस्टम भी कंपनी ने बनाया है। मेडिकल एक्सपर्टीज़ है, जिसमें कहीं ना कहीं कंपनी के हॉस्पिटल नेटवर्क मैनेजमेंट हो गया, क्लेम प्रोसेसिंग हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, एक्सटेंसिव हॉस्पिटल नेटवर्क हो गया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा सेगमेंट है जो कंपनी यहाँ पर कैटर करती है। इसके अलावा कंपनी लगातार अपनी कंसिस्टेंसी पे और अपने ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे फोकस कर रही है, जिसके चलते कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग रह सके और कंपनी का जो कंबाइंड रेशो है वो भी काफ़ी स्टेबल रह सके। इन्वेस्टमेंट इनकम परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है कंपनी की। सॉल्वेंसी रेशो मैंने बताया आपको 1.52 है। इसके अलावा सीनियर मैनेजमेंट और पूरी जो टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कंपनी को पूरी तरीके से मैनेज करती है और हेल्प करती है ग्रोथ में। कुछ बिजनेस स्ट्रेटेजीज़ हैं जिसके कारण कंपनी को नंबर 1 लीडर्स बनाने में काफ़ी हेल्प मिली है, जो है कि कंपनी का इन्हेंसिंग मार्केट लीडरशिप इनटू द पूरा रिटेल जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट है उसमें काफ़ी बड़ी मार्केट है। इसके अलावा कंटिन्यू कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो इन्हेंस हो रहा है, और अल्टरनेटिव जो चैनल है डिजिटल ले लो चाहे डिजिटाइजेशन ले लो, वो उसमें भी कंपनी ने यहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ की है।
ब्रांचेस भी कंपनी की लगातार बढ़ती जा रही है, डिजिटल सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। कंपनी फिनटेक और इंश्योरेंस टेक कंपनियों के साथ काफ़ी कोलेब्रेशन कर रही है, जिसके चलते कंपनी बाइट साइज के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ज़्यादा निकाल रही है। एसएमई ग्रुप सेल्स पे फोकस किया जा रहा है ताकि डिजिटलाइजेशन के थ्रू ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाई जा सके, कॉस्टिंग को थोड़ा कम किया जा सके और काफ़ी बड़े मार्केट को कैटर किया जा सके एक ही कहीं ना कहीं कम इन्वेस्टमेंट के साथ एक बड़ा मार्केट को कैटर करने की कोशिश की जा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी बाय लेवरेजिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी यहाँ पर लेवरेज किया जाए ताकि प्रॉफिटेबिलिटी आए। और जिस तरीके से अभी जो ग्रोथ देखने को मिली है कोविड के बाद डिजिटाइजेशन सेल्स में, वो काफ़ी यहाँ पे काफ़ी बहुत जोरदार है, काफ़ी तगड़ी है। कुछ इंडस्ट्री के पीयर्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडस्ट्री ओवरव्यू में आप देख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो स्टार हेल्थ का सबसे बड़ा नाम है। और अगर हम देखते हैं फिजिकल 2021 में तो आप देख सकते हैं स्टार हेल्थ के बाद जो रेलिगेयर है सेकंड नंबर पे, वो यहाँ पे 1,56,000 के नंबर ऑफ एजेंट के साथ हैं। जो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे करीबन 3x एजेंट स्टार हेल्थ के पास हैं। वहीं लाइफ इंश्योरेंस, और अगर हम लाइफ इंश्योरेंस का तो सेगमेंट ही पूरा अलग हो गया, LIC और प्राइवेट। बाकी आप देख सकते हैं इनके कितने कम यहाँ पर पूरे सेगमेंट्स हैं। प्राइवेट वाइज अगर नंबर ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो 17 प्रोडक्ट्स के साथ नंबर 1 पे वापस से यहाँ पे स्टार हेल्थ और अलाइड प्रोडक्ट आता है। ग्रोस रिटर्न प्रीमियम की भी बात की जाए तो न्यू इंडिया एश्योरेंस को छोड़ दें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर है वो कंपनी का आता है स्टार हेल्थ का 13% का, यहाँ पे 21.2% है फर्स्ट 6 मंथ में। बाकी अगर हम केगर की बात करें तो 32% का केगर के साथ कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ की है 2018 से 2021 में। ग्रोस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम की बात की जाए तो भी यहाँ पे कंपनी ने सेकंड नंबर पे काफ़ी लाजवाब काम किया है। इसके बाद अगर रिटेल हेल्थ बिजनेस केवल रिटेल हेल्थ पे फोकस किया जाए तो स्टार हेल्थ जो मैंने बताया था नंबर 1 पे है, केगर 31%, जो किसी और कंपनी के पास आसपास भी नहीं है। वहीं अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो 19.8% से बढ़कर 6 मंथ एंडेड अगर फाइनेंशियल फिजिकल 2022 की बात की जाए 31.6% तक पहुंच चुका है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में भी कंपनी यहाँ पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट अगर हम देखें तो अभी भी मार्केट शेयर काफ़ी कम है, 3.6% के लमसम है और 35% के केगर के साथ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी ने दी है। बट नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात की जाए तो कंपनी वापस से एक नंबर 1 पे आ जाती है। 27% का केगर है 2018 टू 21 क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 26.83% मार्केट शेयर कंपनी लेके बैठी है। नंबर ऑफ पॉलिसीज की बात की जाए तो हमने ऑलरेडी क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22 तक 1446 करोड़ की 14,46,000 की हमने ऑलरेडी पॉलिसीज जो है वो ऑलरेडी सेल आउट कर दी है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड सिंस 2018 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे है, 41 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इनके अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा कंपनीज आप देख सकते हैं कि इनके कंपनी जो दूसरी कंपनीज हैं वो यहाँ पर इनके आसपास भी नहीं है। 41 प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट के साथ कंपनी है। इसके बाद HDFC एर्गो जनरल है जिसके पास 34 है। इसके बाद हेल्थ है उसके पास केवल 18 है और यहाँ पे स्टार हेल्थ अपने आप में 41 लेके बैठा है। इंडस्ट्री के अब आ जाते हैं हम, अगर इंडस्ट्री के पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया, लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपैरिजन किया जाए तो ICICI का यहाँ पर 46 का PE निकल के आता है। वहीं न्यू इंडिया इंश्योरेंस का 15.3 का PE निकल के आता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 19%, यहाँ पर 8% के निकल के आता है। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर तो PE वैल्यूशन हम कर नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव PE है, और नेगेटिव PE अगर हम निकालते भी हैं EPS नेगेटिव है क्योंकि इस साल कंपनी लॉस मेकिंग थी। नेट प्रॉफिट लॉस में था, मतलब नेट प्रॉफिट था ही नहीं, लॉस था, नेट लॉस था। नेट वर्थ भी अगर हम देखें तो 3400 करोड़ की करीबन नेट वर्थ निकल के आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट GMP को समझते हैं और उसके हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं, वो भी 10 रुपये का है। तो अगर इस फ्रंट से देखा जाए तो अगर मैं बताऊं लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो देयर विल बी नो लिस्टिंग गेन, क्योंकि मेरे को लगता है कि मार्केट के जो पूरा सेंटीमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव है और रिटेल इन्वेस्टर को जब GMP भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। कंपनी का अगर बिजनेस मॉडल देखें काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली कंपनी आई डोंट थिंक इतनी अच्छी अभी लग रही है क्योंकि इस साल में कंपनी ने लॉस दिया है और उसके चलते मेरे हिसाब से यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव लिस्टिंग भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप सोचते हैं तो भी आपको इसमें अभी नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार लिस्ट होने के बाद कंपनी का क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिसंबर का मेरे हिसाब से देखने के बाद, या मेरे हिसाब से मार्च 22 तक मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए और उसके बाद आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंपनी परफॉर्म इतना बढ़िया कर रही है जो आपको घुसी जाना चाहिए। मार्केट अंडर पेनिट्रेटेड है मैं मानता हूँ, बट कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा।
और उसके लिए मेरे हिसाब से मार्च 22 तक का समय देना चाहिए। 2 क्वार्टर्स हमको और देखने चाहिए लिस्टिंग के बाद कंपनी किस तरीके से जवाब देती है, कौन कॉल्स में क्या बोलती है। हम आपके साथ बिल्कुल बने रहेंगे इस स्टार हेल्थ के ऊपर एनालिसिस पे। और हमने लगातार रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ की जो स्ट्रेटेजीज दी है वो काफ़ी कारगर भी रही है। नायका में आप देख सकते हैं, पेटीएम में आप देख सकते हैं, और अभी भी हम पेटीएम का भी रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट भी हमने एनालिसिस किया है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो स्पेस है, जो स्टार्टअप स्पेस है, इसको हम स्टार्टअप नहीं कह सकते हैं, ये तो काफ़ी पुरानी कंपनी है। फिर भी अगर हम एज ए स्टार्टअप कंपनी को अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही है, और वैल्यूएशन भी है वो काफ़ी हाई रखा गया है। अगर हम पीई की बात करें, -56.25 का पीई है, जो कि काफ़ी आप जब आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है तो आई डोंट थिंक कि इतना आपको वैल्यूएशन गैप जो एक रिटेल इन्वेस्टर को चाहिए वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर अभी एंट्री लेने की राय नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी 2 क्वार्टर और रुक जाए, मार्च 22 के बाद अगर हम देखते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम घुस सकते हैं। और आप देखो कि हर आईपीओ का पार्ट बनना जरूरी नहीं है, आपको समझना होगा इंडस्ट्री को, आपको समझना होगा कंपनी की बैलेंस शीट को, कंपनी के फाइनेंशियल को। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का तक रीच पहुंच पाए। थैंक यू सो मच।